अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच बगैर बॉल खेले ही और बगैर किसी एक्शन की जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका बहुत शायकीन क्रिकेट को डिसअपॉइंटमेंट है। इसी तरह दोनों टीमों को भी, चूँकि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक बड़ा अहम मैच था, लेकिन बहरहाल 3 मैच बाकी हैं। और आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम आने वाले मैचेस की वेदर अपडेट, इसकी तरह आपके बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तान की जो स्टेडियम रेनोवेशन है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और इसके अलावा दीगर अमूर उन पर ही बात करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें बड़े स्पेशल गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, राशिद नसीम, जो कि 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपने रिकॉर्ड जो है वो इंदराज करा चुके हैं, और अभी हालिया दिनों में भी उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। उनसे तफसीली बात करेंगे उनकी जर्नी के हवाले से, और उनके बड़ी खिदमात हैं स्पेशली कराची के अंदर और पाकिस्तान में इस मार्शल आर्ट और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को फ़रोग देने के लिए। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, आपने देखी रीप्ले हेडलाइंस, और अब कल के मैच पे बात करते हैं। गो के बहुत ज़्यादा कोई बात करने के लिए इस मैच पर है नहीं, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की प्रिपरेशंस हैं, ओपनिंग पेयर्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की जो मुमकिना हिकमत अमली थी उस पर बात करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, और कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और अतराफ़ में मौजूद रहते हैं गुलाम मुर्तज़ा, बाकी लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, और अंदर की सारी खबरों के बारे में बहुत ज़्यादा इनकी आगाही होती है। गुलाम मुर्तज़ा, मैच तो कल नहीं हो सका, लेकिन कुछ पता चल सका, जैसे बाबर ने हिंट दिया था कि रिजवान और साइम ही ओपन करेंगे, इसी तरह हारिस रऊफ फिट हैं। तो क्या यही एक जो मुमकिना हम चेंज देख रहे थे वही मौजूद था, या आपके पास खबर है कि कल के मैच में मुमकिन 11 फिर क्या थी? जी, पाकिस्तान की जानिब से जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल स्क्वाड है वो टीम उतारने के हवाले से प्लानिंग की गई थी, जिसमें बाबर आजम तीसरे नंबर पे खेलेंगे और ओपनिंग रिजवान करेंगे, साइम अयूब के साथ स्टार्ट किया जाएगा इनिंग का। तो हारिस रऊफ फिट हो चुके हैं, वो मुकम्मल तौर पर टीम को दस्तयाब है, इसीलिए हसन अली को रिलीज कर दिया गया है। तो ज्यादा इम्कान तो यही है कि पाकिस्तान वो टीम खिलाएगा जो 11 वो खिलाएगा जो वर्ल्ड कप की पहली मैच में 11 खेली जानी है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तैयारी भी की गई थी, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कि बारिश हुई। पाकिस्तान को एक प्रैक्टिस मैच मिल जाना था, इंग्लैंड को भी प्रैक्टिस मैच मिल जाना था, दोनों के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी है, बैटिंग लाइनअप भी है, तो इस वजह से अच्छी प्रैक्टिस हो जानी थी। लेकिन वो बारिश के आगे तो किसी का बस नहीं चलता। तो 25 तारीख को दूसरा मैच है, तो वो एट बेस्टन में खेला जाएगा, तो उसके ऊपर सबकी नजरें मरकूज हैं कि तीनों जो मैचेस हैं वो किस तरफ, उसमें जो खेलने वाले पाकिस्तान के बैटर्स बॉलर हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल जी, और साथ साथ हम आपको शेड्यूल भी थोड़ी देर में दिखा देते हैं स्क्रीन पर। जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने कहा, बिल्कुल 25 तारीख को मैच है, फिर 27 तारीख को, फिर 23 मई को। तो ये बाकी तीन T20 इंटरनेशनल मैच है। लेकिन अगला मैच आपने याद रखना, उसकी टाइमिंग 6:30 बजे है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। बर्मिंघम में जनाब ये मैच खेला जाएगा 6:30 बजे, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शुरू होगा, तो आपने याद रखना। उसके बाद 28 और 30 मई को जो है वो कार्डिफ में और इसके अलावा लंदन में मैच है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, अगले 3 मैचेस जो हैं इनकी वेदर फोरकास्ट क्या है, आपके पास क्या खबरें हैं? जी, वेदर फोरकास्ट के मुताबिक पहले मैच में पहले बताया गया था कि तकरीबन 90% जो बारिश का इम्कान है, लेकिन जो बाकी 3 मैचेस हैं उसमें बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन इंग्लैंड का वेदर ऐसे होता है कि अगर बारिश हो रही है तो वो एकदम से रुक जाती है, और अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले तीनों मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, अपने टाइम टेबल के मुताबिक वो शुरू होंगे और पूरे मैचेस होंगे, दोनों टीमों को अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है। साथ साथ जी, मैं आपसे सवाल करने लगा था, तो हमारे एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उनका मुझे इंडिया से मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि कब आपकी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही है। तो हम एक वाइट टीम रह गए हैं, और मैं सवाल करने लगा था तो ये मैसेज भी साथ मेरे सामने आ गया। तो गुलाम मुर्तज़ा, आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में क्रिकेट बोर्ड है, कुछ बताएं कि क्या टीम, आज तो तकरीबन 5:15 हो चुके हैं, टीम अनाउंस नहीं हुई, तो क्या हम आखिरी दिन कल 24 तारीख को टीम अनाउंस कर रहे हैं? ज्यादा इम्कान ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अफराद से भी मेरी बात हुई थी, और इंग्लैंड में कुछ लोग हैं उनसे भी बात हुई थी, तो ज्यादा इम्कान अब यही दिखाई दे रहा है। उनकी जानिब से जो एग्जैक्ट बात कही गई थी वो ये कहा गया था कि अब मुश्किल दिखाई दे रहा है, कल होने का इम्कान है। लेकिन ये पाकिस्तान की जानिब से जो टीम को इतना देर तक डिले करना ये सही नहीं है, और पहले टीम अनाउंस कर देनी चाहिए थी। अब तो हसन अली को भी रिलीज कर दिया गया, और पता चल गया है कि हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट हैं, और आज टीम अनाउंसमेंट जो करनी थी वो हो जानी चाहिए थी, ताकि एक दिन तो हमारे जो खिलाड़ी हैं या हमारे जो जर्नलिस्ट है और पूरा पाकिस्तान है जो इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान की कब टीम अनाउंस होनी है, तो उनको टीम अनाउंसमेंट के बाद ही जो सबको पता चल जाएगा कि हाँ जी, कि पाकिस्तान के ये
15 रुकनी स्क्वाड है और ये ट्रैवलिंग रिजर्व है। बिल्कुल जी। और वैसे पता ही है कि इरफान यादी, सलमान अली आगा और हसन अली मुमकिन तौर पे ही जो है, अब तो हसन अली कंफर्म हो गए कि शायद आजमी साहब को भी टेलीफोन लाइन पे कुछ देर में लेते हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे कि क्या बज़ाहिर इसकी वजह है कि इतनी ताख़ीर हमने कर दी है। गुलाम मुर्तज़ा, आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? चूँकि जैसे मैंने बताया, आप भी रिपोर्ट कर चुके हैं, पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से जानता है, बल्कि अब तो सारे फैंस जानते हैं कि यही 3 नाम जो हैं मुमकिन तौर पर जो है वो एक्सक्लूड होंगे। लेकिन फिर इस चीज़ का इतना मतलब क्यों हमने तवील इंतज़ार किया? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? जी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताता है वो फिटनेस मसाइल की वजह से बताता है कि फिटनेस मसाइल थे जिसकी वजह से हमने टीम जो है वो डिले अनाउंसमेंट करनी है जिसकी, और साथ ही क्योंकि गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान के नए हेड कोच थे, उन्होंने आके लड़कों के साथ बात करनी थी, कुछ कोचिस के साथ, कुछ हमारे जो चीफ सेलेक्टर वहां पे गए हैं उनके साथ बात करनी थी। उस थोड़ी सी मुझे ये भी रीजन दिखाई देती है कि गैरी क्रिस्टन आएंगे, वो टीम के साथ बात करेंगे, कुछ मुशावरत होगी, तो ये भी एक तासुर दिखाई देता है। क्योंकि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने हसन अली को भी 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया था, गो कि कहा यही था कि बैकअप के तौर पे हारिस रऊफ के ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल थे। गैरी क्रिस्टन आए तो एक दिन बाद ही हसन अली को रिलीज कर दिया गया था। तो ये श्योर है कि हसन अली साथ नहीं जा रहे, बाकी 2 जो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे हो सकते हैं, और मुमकिन तौर पे एक 18वां खिलाड़ी भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान में मौजूद हो और उसे ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे साथ ले जाया जाए, या वो स्क्वाड में भी शामिल होने का इम्कान हो सकता है। ठीक है। शाहिद आजमी साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन, ऐसा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी आपने कहा था कि पहले टीम अनाउंस हो जाती तो अच्छा था, लेकिन सर आपको तो माशाल्लाह तमाम आईसीसी की डेडलाइन इन चीज़ों का इल्म होता है। एग्जैक्टली कौन सा टाइम है जो डेडलाइन का? क्या 5 बजे है, 6 बजे जैसे एक्रेडिटेशन का होता है? तो क्या हमने बिल्कुल उसके आसपास ही टीम अनाउंस करनी है? 25 तारीख कल है, तो जो आखिरी डेडलाइन होगी उसी के करीब करेंगे। लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती गफ्फार। ये आप आईसीसी को ये भी कह सकते थे कि हमारा आखिरी मैच 30 तारीख को है, तो हम 30 तारीख को मैच के बाद अनाउंस कर देंगे, और वो इतना लीवे 5-6 दिन का दे देते हैं, 2-3 दिन का भी दे देते हैं, 5-6 दिन का भी। तो आप दूसरे मैच के बाद या तीसरे मैच के बाद भी दे सकते थे। लेकिन अच्छा है आप 25 तारीख को इनको नाम दे दें, और फिर आपका जो मैच है 25 तारीख का, या अगला मैच 22 के बाद 25 को है, तो आप 25 को सुकून से वो मैच खेलें, और सैटरडे को मैच है, उसके बाद आप सुकून से दे सकते थे। लेकिन ठीक है, अब एक तय कर लें, 15 खिलाड़ी तकरीबन सभी को बताए कि कौन से 3 खिलाड़ी इस यूरोपियन टूर से बाहर होंगे। बिल्कुल। शाहिद भाई, जो कल का मैच तो नहीं हो सका, डिसअपॉइंटमेंट है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये बड़े इंपॉर्टेंट मैच थे। लेकिन जो खबर है, जैसे बाबर ने कहा कि रिजवान साइम ही ओपनर, हारिस रऊफ की जो है वो उन्होंने फिटनेस के वाले से बात की, तो आपको लगता है कि मतलब कुछ शेप बन पाएगी? या जैसे आयरलैंड में एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अबरार को हमने नहीं खिलाया था, हालांकि हमारे बड़े मेन स्पिनर हैं और शादाब और इमाद के साथ साथ, तो आपको लगता है इस सीरीज़ में हमारी हिकमत अमली वो रहेगी जो वर्ल्ड कप के लिहाज से, या हमने इंग्लैंड कंडीशंस के लिहाज से खेलें जैसे हम आयरलैंड में खेले? नहीं, हमें अपने जो 15 हमारे जहन में होंगे, बल्कि हम आईसीसी को भी देखते हैं, अगर उसमें साथ आगे पीछे करना भी होगा। लेकिन अबरार अगर आपका की स्पिनर है, आपने उसामा मीर के ऊपर उसको फौकियत दी है, आप उसको कम से कम आयरलैंड के 3 में से 1 मैच तो खिला सकते थे। वहाँ तो तीनों मैच हुए हैं, यहाँ पे 1 मैच अब जाया हो गया, अब आपके पास सिर्फ 3 मैच बचे हैं। लेकिन अबरार, अगर आपने यूएसए और वेस्ट इंडीज की कंडीशन के मुताबिक उसे सेलेक्ट किया है, तो आपको उसको यकीनन अगले इंग्लैंड के 3 मैच में से कम 2 मैच तो आपको देने होंगे। ठीक है सर, आखिर में चूँकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है अमेरिका की कंडीशंस के लिहाज से कि यूएसए में पिच कंडीशंस कैसी होंगी, और क्या हमें उस लिहाज से हमारे जो बॉलिंग अटैक है या जो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है वो कितना सूट करता है। सर, आप कैसे फोर्स कर रहे हैं एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पे पहली मरतबा इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है? आपको लगता है कि पाकिस्तान या भारत जो दीगर टीमें हैं, क्या वाकई इनको, जैसे स्पिनर्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए भारत ने, हमें फ़ायदा होगा इन कंडीशंस का, या अभी कुछ देखना बाकी है? देखिए, अननोन कंडीशंस तो है। फ्लोरिडा में इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच हो चुके हैं, फ्लोरिडा में यूएसए आयरलैंड के मैच हो चुके हैं। जी जी। अभी इसमें डेलस में यूएसए ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। तो जो प्लेयरों ने बताया, और जो वीडियो से और जो प्लेयरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है, वो सारी चीजें नोट कर रही होंगी सारी टीमें। अब इंडिया ने देखें 4 स्पिनर रोहित शर्मा ने इसीलिए सेलेक्ट करवाए, और इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि इनके 2 स्पिनर
कमाल के ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। जी तो हाँ। दोनों अगर विकेट नहीं लेंगे तो आपको लंबे रन भी करके देंगे, चौके छक्के भी लगा सकते हैं। तो इंडिया के पास बड़ी सारी शायद नहीं कहते ग्रामी ऑलराउंडर तो हमारे पास नहीं है, शादाब खान और इमाद वसीम, लेकिन क्या इम्पैक्ट उस तरह का नहीं क्रिएट हो पा रहा? स्पेशली शादाब खान जो है ड्रॉप भी हुए आइलैंड सीरीज में, अच्छे खासे एक हमारा पोटेंशियल है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कहीं मिक्स हो गए हैं, कंफ्यूज हैं बैटिंग और बॉलिंग के बीच में। आप कैसा रोल देख रहे हैं उनका? नहीं, एक आध दिन खराब जाता है। शादाब इतना बुरा प्लेयर नहीं बिल्कुल। है, इमाद वसीम इतना बुरा प्लेयर नहीं है। ठीक है, आप इनको रविंद्र जडेजा से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। गलती हुई कि एक मैच में 54 रन 4 ओवर में बने और आपने अगले मैच में उसे बिठा दिया, जी हाँ। इससे उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। अभी पीएसएल में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। जी। बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, 303 रन बनाए, 11-12 विकेट थी उसकी। तो आप कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं अपने प्लेयर का, जो आपका मेन प्लेयर होता है। सही। तो आगे अगर आपने उसको चांस देना है तो आप उसको कॉन्फिडेंस देना होगा। और बाबर आजम देते हैं कॉन्फिडेंस। अब गैरी कर्स्टन आए, वो भी अपने प्लेयरों के ऊपर एतमाद करेंगे। ठीक। तो आपको कंडीशंस का पता चल रहा है। जब यूएसए ने बांग्लादेश को हराया तो हरमीत सिंह जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड जी। कप खेला था 2010 में इंडिया के लिए, उसने कहा कि बांग्लादेश ने कंडीशंस को सही यूटिलाइज नहीं किया। हमें कंडीशंस का पता था, गलत एंड से मुस्तफीज को ओवर दिए और हमने उससे आखिरी 2 ओवर में 32 रन ले लिए। विंड चल रही थी, उसका ख्याल नहीं किया बांग्लादेशी कप्तान ने। तो अगर आप इन सब कंडीशंस का ख्याल नहीं करेंगे यूएसए की, तो आपको मार पड़ेगी, आप मैच। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आजमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुलाम मुर्तज़ा से जाने ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो स्टेडियम की डेवलपमेंट है ये आखिर कब शुरू होनी है, क्योंकि एक डेडलाइन आई थी कि शायद इंटरनेशनल कोई फर्म हम हायर करेंगे, उसके टेंडर्स या बिड्स वगैरह की बात भी हुई थी, बट उसमें हकीकत अभी क्या है ये गुलाम मुर्तज़ा से जानेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और गुलाम मुर्तज़ा, एक टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात स्पेशली मेरे पास डिजिटल मीडिया पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर, कि पाकिस्तान में जो स्टेडियम की अपग्रेडेशन होनी है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, तो इसके हवाले से कोई बड़ी खबर सामने क्यों नहीं आ रही? वैसे मैंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पता करने की कोशिश की तो पता ही चला कि चीज़ें प्रोसेस में ज़रूर हैं, लेकिन आप कोई बता सकते हैं कि एक्चुअली ये मामला किस जगह पर अटके हुए हैं या क्या इसमें प्रोग्रेस है? जी, जो बाहर की फर्म्स हैं जो इंटरनेशनल स्टेडियम को रेनोवेट करने और उसकी कंस्ट्रक्शन करने के हवाले से तजर्बा रखती है, उनके साथ बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि कोई ऐसी फर्म उन्हें मिले जो बेहतर अंदाज में और जल्द से जल्द जो स्टेडियम की रेनोवेशन है या जो कंस्ट्रक्शन है उन्हें डबल स्टोरी करना है, वो ऐसी फर्म हो कि जिन्हें तजर्बा हो और वो कर सके। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कंक्रीट कोई भी फर्म या कोई कंपनी सामने नहीं आई, लेकिन जल्द इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कोई ऐसी फर्म सामने आ जाएगी। दूसरा, अभी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कुछ एक खबर भी गर्दिश कर रही थी, इंडिया से फ्लोट भी हुई थी कि शायद उसे T20 फॉर्मेट पे किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पे इसके ऊपर तरदीद जारी की गई और कहा गया कि हम चैंपियन ट्रॉफी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, ना ही इस तरह का कोई इजलास हुआ था। तो भारत की जानिब से ऐसी खबरें कुछ चलाई जा रही थी, लेकिन उसमें तस्दीक नहीं है और ना ही वो कंफर्म है और ना ही वो सही खबरें हैं। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, एक्चुअली वैसे प्लान है क्या? जैसे 3 वेन्यूज तो हमारे फाइनल हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, तो क्या इन स्टेडियम में अगर आप बारी बारी बता सकें, जैसे लास्ट टाइम आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से हमें बताया था कि वहाँ एटलीस्ट पीसीबी क्या इरादा रखता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप इसकी इन डेप्थ हमें नॉलेज बता सकें, क्योंकि फैंस बड़े बेताब हैं कि क्या हमारे स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपग्रेड रेनोवेट हो जाएंगे? जी, अपग्रेडेशन में लाहौर का जो प्लान है उसमें 4 इंक्लूजर्स को डबल स्टोरी करना है ताकि कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा, जो एक्सपेक्टेटर्स आते हैं तो उन्हें व्यूज अच्छे नहीं मिलते कि स्टेडियम में आते हैं, दूर लगता है कि वो जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो दूर हैं और वो करीब लाए जाएंगे, व्यू अच्छा किया जाएगा। कराची की जिस तरह बात की जा रही, कराची में कैपेसिटी तो नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन वहां के व्यूज भी अच्छे नहीं है कि जो एक्सपेक्टेटर आते हैं उन्हें लगता है कि मैच घर पे ही बैठ के देखना चाहिए था, तो वो भी व्यू अच्छा किया जाएगा। क्योंकि दुनिया के जो भी स्टेडियम्स बनते हैं तो स्टेडियम के बिल्कुल करीब ही वो जो एक्सपेक्टेटर्स है वो बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं और इंजॉय करते हैं मैच को। तो पाकिस्तान में भी इस तरह के व्यूज बनाने की कोशिश की जाएगी। रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में जो चेयर्स हैं वहां पे उसकी इंस्टॉलेशन होनी है, कुछ और दीगर जो काम है वो होने, और उसका व्यू बेहतर है रावलपिंडी स्टेडियम का, लेकिन वहां पे भी अपग्रेडेशन के मुताबिक कुर्सियां लगनी है, दीगर जो काम है वो होने। मुल्तान स्टेडियम को कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि मुल्तान स्टेडियम में अगर कोई भी टीम आती है
तो वहां पे सिक्योरिटी के थोड़े से मसाइल ज्यादा होते हैं, क्योंकि अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, distance इसमें एक होटल चीज से- मुझे बता दीजिएगा कि जो आईसीसी के वफ्द हैं जिनकी आपने भी कवरेज की, कराची में भी आए थे, जरा वो एक रीकैप और इसमें अब प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो होने, चूंकि एक जानिब ये राय है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स ऑन कोर्स हैं, ऑन टाइम है, इसी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है, लेकिन फिर भारत का मसला बिल्कुल इससे एक मुख्तलिफ मसला है। कुछ नहीं पता कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे बात जाएगी या पाकिस्तान में वो आएंगे, तो दोनों ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि आने वाले वक्त में आईसीसी का जो वफूद आते रहे, क्या वो मजीद अब उसमें जो है वो इसी तरह के जो है विजिट्स होंगे? जी, 2 माह में 2 आईसीसी के वफ्द पाकिस्तान आ चुके हैं और चैंपियन ट्रॉफी के इंतजाम के हवाले से उन्होंने जायजा लिया। पहला जो वफ्द आया था उन्होंने देखना था कि यहाँ पे क्या क्या इंतजाम हैं और चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे हो सकती है। उस वफ्द ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की। दूसरा जो वफ्द आया था वो सिक्योरिटी वफ्द था, तो सिक्योरिटी वफ्द ने भी आके तमाम जायजा लिया, कराची का भी, लाहौर का भी, रावलपिंडी का भी, उनकी जानिब से भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाई गई। अब एक लास्ट वफ्द आएगा अगस्त या सितंबर में, वो अपनी सारी फाइंडिंग देगा कि यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी के कैसे इंतजाम है, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हो सकते हैं और किसी भी टीम को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तीसरा वक्त जो है वो अगस्त सितंबर में आएगा, तो वो अपनी लास्ट रिपोर्ट पेश करेगा। अभी तक की जो हमें जितने लोगों से बात हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने नुमाइंदगान से बात हुई है, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है सिक्योरिटी वफूद आए या इंतजामिया के लोग आए, तो उनकी जानिब से अच्छी रिपोर्ट पेश की गई है कि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, उन्हें वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब आ चुके हैं, तो डेफिनेटली अच्छी रिपोर्ट ही होनी थी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। इंशाल्लाह आपको मजीद प्रोग्राम में लेकर इस अपडेट्स लेते रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो राशिद नसीम 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदराज करा चुके हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, बहुत सारे नौजवानों के लिए इस वक्त एक बड़ी मोटिवेशन किस्म की जो है वो एक इनकी फोर्स बन चुकी है। इनको बुलाएंगे प्रोग्राम में शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और मेरी कोशिश होती है कि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों के जो हमारे हीरोज़ हैं उनको बुलाया जाए, और आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया 2015 या 14 की बात है मुझे याद है, इन्होंने पहला रिकॉर्ड तो खैर जाके कराची से 12 अटैम्प्ट किए, लेकिन उसके बाद जितने अपने रिकॉर्ड ये अटैम्प्ट करते रहे, तो बतौर रिपोर्टर मैंने वो खुद कवर किए और बड़ी जर्नी का हम हिस्सा रहे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो अब 121 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक पाकिस्तानी के 121 रिकॉर्ड हैं। उनकी फुटेजेस भी मैं आपको चलाने लगा हूँ, और साथ में इनकी एकेडमी के अंदर भी 14 स्टूडेंट, कम से कम 24 रिकॉर्ड, यानी कि 145 रिकॉर्ड जो है वो एक कराची की एकेडमी से, एक हमारे जो मार्शल आर्ट के माहिर हैं राशिद नसीम साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत वार्म वेलकम आपको राशिद साहब। लॉन्ग वे 2014 में जब सीरीज जब ये आपने शुरू की थी, तो 1 2 3 4 करते करते 121, ओवरऑल 145, व्हाट अ इनक्रेडिबल जर्नी, और वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। और ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ कराची बल्कि उस ज़माने में यूथ फेस्टिवल जब शहबाज शरीफ साहब ने कराया, हमारे इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त सीएम पंजाब थे, इन्होंने इटली, जर्मनी और इससे अलावा चाइना जाके भी जो है वो लाइव टीवी शोज़ के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 145 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक एकेडमी मौजूद है। राशिद साहब फंटास्टिक, और वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया गफ़ार भाई, थैंक यू सो मच। और बस यही मोहब्बतें और प्यार मिलना चाहिए तो हमारा हौसला बुलंद रहता है। बिल्कुल। और राशिद, ज़हन में क्या था, चूँकि मास कम्युनिकेशन आपने किया हुआ है, यानी कि हमारी ही जो सहाफ़ती बरादरी है उसका ये हिस्सा शुरू में रहे, लेकिन फिर आप जो है वो आ गए मार्शल आर्ट्स की तरफ। क्या ज़हन में था और क्या सोचा था कि जो एकेडमी शुरू की है, शाह फैसल कॉलोनी कराची का इलाका है जहाँ इन्होंने अपने तौर पे चीज़ें शुरू की, तो राशिद क्या मोटिवेशन थी जब शुरू कर रहे थे आप? देखें, मैंने जो है ना 2003 में जो है ना एक टीवी शो देखा था, वहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था मार्शल आर्ट कैटेगरी का। ठीक है। और उसमें एक शख्स है करामिनोविक, तो उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो मैंने उसको देख कर कहा कि यार इस तरह की जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना मुझे भी देनी चाहिए, और मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जाऊँ। तो फिर मैंने वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसके लिए कोशिश करता रहा, लेकिन लाजमी बात है पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी होती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में जाके फिर मुझे मौका मिला, और फिर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई, और फिर अपने पहले रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए मुझे इटालियन जो इंतजामिया थी, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो टीवी की जो इंतजामिया थी, उसने मुझे बुलाया, और मैं वहाँ जाकर आपने जाकर लाइव टीवी शोज में 5 मरतबा इटली बुलाया गया आपको? जी, मैं 5 मरतबा इटली जा चुका हूँ, चाइना जा चुका हूँ, कोरिया जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, जर्मनी जा चुका हूँ, और वहाँ के जितने भी टीवी शोज हैं वहाँ जाके भी मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये एजाज़
पाकिस्तान में सिर्फ मुझे ही हासिल है कि मैंने इंटरनेशनल टीवी शोज में जाके मार्शल आर्ट की परफॉर्मेंस दी है। अभी हालिया दिनों में राशिद आपका मैसेज भी आया और ये फुटेज शायद उसी आखिरी रिकॉर्ड्स की हैं, कुछ बता सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, ये साथ साथ बताते जाएं। ये बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर जो है फुल एक्सटेंशन पंचेस का रिकॉर्ड है और ये 298 का रिकॉर्ड था। अच्छा। तो मैंने इसको अभी ब्रेक किया है 350 पंचेस के साथ। ओके। और ये बूस्ट अप स्ट्राइक का रिकॉर्ड है 1150 का था, ये बलून बस्टिंग का रिकॉर्ड है और इसमें मैंने जो है वो 1 मिनट में जो है वो 100 जो है वो बलून बस्ट किए हैं। और इसके अलावा ये 5 किलो वजन है मेरे लेग्स के ऊपर बंधा हुआ, जिसके अंदर मैंने जो है वो 83 नी स्ट्राइक की थी। उज्ज्वल शर्मा का रिकॉर्ड था, उसको मैंने ब्रेक किया 30 सेकंड में। ये वॉलनट का रिकॉर्ड है और 160 वॉलनट ब्रेक करने थे, तो इसको मैंने 171 वॉलनट जो है वो इन 30 सेकंड किया। और इन सारे रिकॉर्ड में जो सबसे अहम रिकॉर्ड है, जो कि मैं समझता हूँ जो कि मेरा फेवरेट भी है, करामिनोविक हाथ में अंडा पकड़कर वॉलनट ब्रेक करने थे 252 इन 1 मिनट। तो मैंने अपने फेवरेट का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की, प्राउड फील हुआ कि मैंने 290 जो है वॉलनट्स अभी ब्रेक किए हैं हाथ में अंडा पकड़कर और उसमें अंडा नहीं टूटा। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और मैं खुसूसी तौर पर जो है ना इस रिकॉर्ड के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अच्छा इसका प्रोसेस क्या होता है जो बच्चे देख रहे हैं, स्पेशली मैं चाहूँगा चूँकि अच्छी बात है कि आपकी कराची में अकेडमी मौजूद है और जो बच्चे आपको देख रहे हैं, स्टार्टिंग क्या है, मतलब आपकी प्रैक्टिस का आपके पास जो बच्चा है अब उसको भी ये चीज़ें सिखाते हैं, बच्चा खुद अपने जहन से कुछ सीख रहा है। और दूसरा ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या एग्जैक्टली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब जैसे ये आपके सामने जो पंचिंग वाला चल रहा है या वॉलनट ब्रेकिंग था, क्या ये पहले से कैटेगरी मौजूद होती है या आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं? हाउ एक्चुअली इट स्टार्टेड? मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हम अगर कोई नया काम करेंगे तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। मेरे जितने भी ज़्यादातर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वक्तन फवक्तन जो है कुछ न्यू कैटेगरीज भी अनाउंस करता है, लेकिन वो ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है। तो वहां से आपको पिक करना पड़ता है। जैसे कि अभी वॉलनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड था 30 सेकंड इन एल्बो का, तो ये मैं एक न्यू कैटेगरी अनाउंस हुई थी तो इसको मैंने फौरन अटेम्प्ट कर दिया। ओके। और ये आपकी अपनी पिकिंग सलाहियत के ऊपर भी होता है। मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर आता है, आप फौरी तौर पर उसके दुश्मन बन जाते हैं कि ये मैंने तोड़ना है। जी जी बिल्कुल, मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर और मैं मतलब मार्शल आर्ट कैटेगरी में, फिटनेस कैटेगरी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता हूँ और फिर मैं देखता रहता हूँ कि भाई मेरी एकेडमी से जो है वो कौन सा स्टूडेंट जो है वो उसमें ये सलाहियत है रिकॉर्ड को ब्रेक करने की। क्योंकि देखिए मैंने अगर 121 साल में रिकॉर्ड बनाया तो मैंने अपने 14 शागिर्द भी तैयार किए हैं, सिर्फ अपना फन अपने शागिर्दों के अंदर भी मुंतकिल किया है। और 24 रिकॉर्ड उनके भी पास हैं। उनके पास भी 24 रिकॉर्ड्स हैं और वो मजीद आलमी रिकॉर्ड्स बनाने की जो है वो ट्रेनिंग करे। मेरी बेटी है दुनिया की सबसे कम उम्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरे फादर हैं वो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरी अहलियाँ हैं जिन्होंने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इंडिया को शिकस्त दी है। तो मैं अपने साथ साथ जो है वो अपना जो फन है वो अपने स्टूडेंट्स, यानी फैमिली के लोग तो आने लगे हैं, हम भी बहुत सारे पुराने दोस्त आपके हैं तो कुछ हम भी रिकॉर्ड ब्रेक में डिस्कस करते हैं, हम कौन से रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे वाकई। और खास तौर पर ये कि एप्रिसिएशन क्या है, नहीं है इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान का नाम, लेकिन क्या हुकूमती सतह पर सताइश नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से राशिद से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो जनाब अमेजिंग पाकिस्तानी राशिद नसीम 145 इनके एकेडमी के रिकॉर्ड, 121 इनके अपने इनफरादी, 14 शागिर्दों के 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 145 वर्ल्ड रिकॉर्ड राशिद साहब हमने बनाए हैं। मुझे आपकी जर्नी याद है जब आप शहबाज शरीफ साहब ने जो एक यूथ फेस्टिवल कराया था पंजाब लाहौर में, वहाँ जाके भी आपने तकरीबन 6 या 7 रिकॉर्ड बनाए थे और उस वक्त आपकी हौसला अफजाई भी हुई थी, जो बहुत अच्छी बात है। अब शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, आप इस पूरी जर्नी में 2014 से लेकर 2024 आगे 10 साल में कोई हुकूमती मेडल, एप्रिसिएशन, कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कुछ मिला है आपको? सर मिलना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने आज तक राब्ता ही नहीं किया। ना आज तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कोई रब्ता किया, ना ही सदर पाकिस्तान ने कोई रब्ता किया है, ना वज़ीर आला सिंध, ना वज़ीर आला पंजाब, ना कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ना ही आज तक किसी ने मुझे एक कॉल तक नहीं की। 145 साल में रिकॉर्ड्स इंडिविजुअली तौर पे मेरे 121 साल में रिकॉर्ड। और कितने बच्चों को ट्रेन कर चुके होंगे 10 सालों में आप? जो बच्चे शायद हमारे यहाँ, अच्छी बात है कि स्कूल के बाद बजाय इसके कि कोई और काम करें, अच्छी बात है कि चलिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मेरी, कितने बच्चे आपने को ट्रेन किए होंगे अब तक अंदाजन? मेरे ख्याल में हज़ारों से
के अंदर बात है, सैकड़ों के अंदर आते बात है जाते कि- रहते हैं जी, बच्चे। बिल्कुल एक बिल्कुल आते स्कूल में ही रहते आपकी हैं। एकेडमी है, जी, सपोर्ट बिल्कुल, किया एक उन्होंने आपको। स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है। कैसे आपका मतलब उससे आमदनी अच्छी हो जाती है कैसे फिर आप मतलब या वो जो इटली बिटली गए थे वो छक्के लग गए 2-3? नहीं, वो इटली भी जो जाता हूँ वो भी अपने, वो जो ट्रेनिंग करता हूँ वो भी यहाँ पे अपनी जेब से करनी पड़ती है सर, ठीक है ना। जो सुबह में मैं जॉब करता हूँ स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, वही मेरा जरिया आमदन है। और जो मेरी जो मार्शल आर्ट की जो एकेडमी है उसके अंदर तो फीस ही इतनी ज़्यादा मैंने कम रखी हुई है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे, वहाँ पे बच्चे ज़रूर तैयार होते हैं लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे फीस नहीं हम लेते। हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो तैयार करें और ताकि वो पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करें। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से नहीं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, मुझे याद आ रहा है चूंकि बहुत सारी ब्रांचेज इनकी जो है ना मुझे याद आ जाती हैं, जो कि मैंने खुद इनकी बहुत सारी जर्नी कवर की। एक मुझे याद है ताज नाम था उनका, आई थिंक वो किसी होटल में पराठे लगाते थे, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे भी बच्चे आपके पास आए जो कि बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से जो कि बहुत मुश्किल है लाइवलीहुड उनका, तो उन्होंने भी वो टैलेंट भी आप तक पहुंचा। बिल्कुल जी। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ताज मोहम्मद का, वो चाय का उनका छोटा सा एक काम था जी जी जी। और उनके अंदर मैंने टैलेंट देखा पुशअप का। उनका जो पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो आज तकरीबन कोई 9 साल हो गए, अभी तक वही है। अभी तक उनका जो पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है लेकिन ताज मोहम्मद को कोई फायदा हुआ इसका पाकिस्तान में कोई एप्रिसिएशन? वही चाय का काम ही कर रहे हैं वो चाय का ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये कि उन्होंने अपने काम को काफी तरक्की दे दी है। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की वजह से वो मशहूर काफी मशहूर हुआ है बिल्कुल। और मुझे हमें याद है हम सब पहुंचे थे उनके ढाबे पर और जाकर हमने शूट किया था। आखिर में सर क्या अब आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, कितने आप अपने जहन में हैं? और 20 रिकॉर्ड अभी आपने रिसेंटली बनाए जिसकी फुटेजेस चल रही हैं, आप मजीद कितने रिकॉर्ड आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले अटेम्प्ट्स करने के लिए जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना वो पजीराई बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है मुझे हुकूमती सतह पर जो है वो पजीराई मिले, ठीक है। कोई भी शख्स मुझे अपने पास बुलाए और मुझसे बात करें और इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड्स की जो जर्नी है ये अभी मैं और क्विकली खत्म हो रहा है, खता कलामी माफ, भारत के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े आपने। 38 में आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ और मैं भारतीय एथलीट्स के खिलाड़ियों के। हाँ बिल्कुल। और मैं अभी अमेरिकन गॉट टैलेंट के लिए भी सिलेक्ट हो चुका हूँ और मैं पाकिस्तान से वाहिद शख्स होगा जो कि अमेरिकन गॉट टैलेंट में जाके पाकिस्तान के लिए की जो है वो ये कब जा रहे हैं आप? अमेरिका का वीज़ा लग चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन के अंदर जो है। चलें ज़बरदस्त। और इटली या जर्मनी के बाद अमेरिका भी आप जा रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को ज़रूर अप्रिशिएशन करनी चाहिए। आई एम श्योर के हम कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ अपनी जेब से ही करेंगे अभी भी हम। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया राशिद और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट्स। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।